हेलो नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल थारो बहुत बहुत स्वागत करूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पालीवाल सर पर। आपा थर्ड ग्रेड जुड़ेड़ा मॉक टेस्ट पिछला 10 दिन देख रहे हाँ, लगातार वीडियो आ रही है और आज भी कड़ी में ही मैं अगलो वीडियो लेके आया हूं। आज का ही वीडियो में 25% है तो ते देखो कि थारा कितनी तैयारी हो रही है और ये कितना % सही हुआ है। सागे ही अगर वीडियो पर पहली बार आया हो तो सॉरी चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिया, वीडियो लाइक जरूर करना और कमेंट करके आज जरूर बतानी है कि थाने वीडियो किसोग लाग्यो। अब बिना देर करे बिना आप पहला प्रश्न का नहीं चलना, तो आज का जो वीडियो है बिको पहला प्रश्न चला। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी आ निचला मुंह एक कानी जगी है वह नहर परियोजना देड़ी है और दूसरे कानी बंगा जिला देड़ा है। अमु कौन सी सुमेलित को नहीं? पहलो है बाकड़ा नागल परियोजना, राजस्थान हरियाणा और पंजाब। बाकड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, इन कोई दो राय को नहीं। आ दुनिया की आतिन्या की मिलेड़ी परियोजना है, बिम राजस्थान की भी हिस्सेदारी है, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जबकि हम दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। 50% राजस्थान की है, 50% मध्य प्रदेश की है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 4 बांध बनाया है। 4 बांध कौन सा? नंबर 1 गांधी सागर, नंबर 1 गांधी सागर। गांधी सागर जो बांध नहीं वो तो रह गयो एमपी में। भी के अलावा 3 बांध जगह है वह राजस्थान में बनाया है। बमू 2 नंबर पर है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। के बाद कोटा बैराज और तीसरो है जवाहर बांध। तो टोटल 4 बांध बनाया है, जगह 3 राजस्थान में है, 2 एक है जो एमपी में है, तो टोटल 4 बांध है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जगह हम दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। एक और बात बता दूं चंबल परियोजना रिलेटेड, एक बार वो प्रश्न आयो कि राजस्थान की 2 राज्यों में सर्वाधिक हिस्सेदारी कौन सी जो है वो परियोजना में है? तो राजस्थान की 9 ज्यादा हिस्सेदारी इनमें ही है 50%, बाकी 6 में कम है, या इनमें 15.22% है। चंबल परियोजना में 50% है, माई बजाज सागर परियोजना में समची 45% है। तो सबसे ज्यादा पूछे तो चंबल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की परियोजना है, जबकि में राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी जगह वह 55% है। माई बजाज सागर परियोजना के तहत माई बजाज सागर जगह माई नदी है भी पर बांध बनाया माई बजाज सागर, राजस्थान को सहना लंबो बांध है। भी बात करा इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, वो गलत है। इंदिरा गांधी परियोजना पूर्णतः हालांकि है पंजाब में, इंदिरा गांधी नहर जी है वह पंजाब मुंह निकले हरिके बैराज नामक स्थान, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 100% हिस्सेदारी राजस्थान की है, पंजाब को कोई हिस्सों को नहीं। अब पूर्णतः राजस्थान की है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, केवल राजस्थान की है, इसमें किसी भी दूसरे राज्यों की हिस्सेदारी नहीं है, 100% राजस्थान की है। अब इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करा तो इन्हें मरु गंगा भी कहे, इनको निकनेम है मरु गंगा, क्योंकि राजस्थान का जो राजस्थानी रेगिस्तानी इलाको है भी इलाका में यूं जो है वो पानी दे जाई खातिर ने मरु गंगा भी कहे। इसके अलावा ई योजना है वो पुरानो नाम राजस्थान नहर है। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होगी के बाद ई परियोजना को नाम बदल कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दी। पहली जहां 1984 पहली को नाम जो है वो राजस्थान नहर हो, बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु होगी, हत्या होगी, तो भी बाद में को नाम बदल कर इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दियो। इसके अलावा यदि आप ई प्रश्न पर बात करा तो ई नहर की टोटल जी लंबाई है इंदिरा गांधी की 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर में 204 किलोमीटर तो फीडर है और 445 किलोमीटर के लगभग नहर है। ई में टोटल 9 लिफ्ट नहरा और है। लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है कि पानी को ऊपर उठाने के लिए या सिंचाई के लिए जी नहरा है, मन लिफ्ट नहर का है। तो लिफ्ट नहर की संख्या कितनी है? लिफ्ट नहर की संख्या है 9, लिफ्ट नहर है 9।
इसके अलावा यदि आप इमू बात करा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना मु और के प्रश्न बने तो एक प्रश्न वो बने कई अंतिम छोर खटे, अंतिम छोर है गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर इको अंतिम छोर है। तो गडरा रोड बाड़मेर इसका अंतिम छोर है। तो इतने प्रश्न बनते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो आई मैं सुमेलित को नहीं, और आगे था 5-7 और प्रश्न बता दिया। चलो आगे दूसरे प्रश्न की ओर चला। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की मदद नहीं की। अब कौन सी रियासत है जो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद कौन करी। तो देखो बीकानेर, टोंक, धौलपुर, बीकानेर और कोटा। अगर आप बीकानेर की बात करा तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, और सरदार सिंह जो है बिग बारे में तो आ कही जावा है कि सरदार सिंह जी राजपूताने के एकमात्र राजा थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की मदद की थी। जबकि वो प्रश्न पूछा कौन कौन करी, टोंक आरो जो शासक हो वो भी अंग्रेजों को तकड़ो पिट्ठू स्वामी भक्तो यही धौलपुर आरो, तो कौन सो कौन करी, कोटा राज्य ने मदद नहीं की। अब थे कैसो कोटा, कोटा क्या कौन करी। देखो कोटा के शासक थे क्रांति के समय महाराव राम सिंह द्वितीय, शासक महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय। एक तो नाम पूरा याद रखा क्या वो राम सिंह सेकंड हो। सैनो पहली बात तो ध्यान रखा, परीक्षा में कर प्रश्न आयो कि क्रांति के समय कोटा में शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह, लेकिन वो था कौन, द्वितीय था, महाराव राम सिंह द्वितीय था। अब होता क्या है, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई। और कोटा में दो जो है वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, एक था मेहराब खां और दूसरा था जयदयाल कायस्थ। जयदयाल कायस्थ और मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व किया और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को जो है वो बंदी बना लिया। इसके अलावा जो मेजर बर्टन जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था उसका भी सर कलम कर दिया और पूरे शहर में उसके सर को घुमाया गया। तो कोटा चाहकर भी अंग्रेजों की मदद नहीं कर सकता था। बाद में जो है वो आगे चलकर क्रांति का दमन कर दिया गया। बाकी ये ध्यान रखना आया हुआ प्रश्न है कि कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों की मदद नहीं की, वो थी कोटा। चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक तरफ पुस्तकों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। अपने को मिलान करवाना है कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी हुई है। तो पहली है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो निश्चित तौर से नरपति नाल्ले की किताब है। नरपति नाल्ले ने बिसलदेव रासो लिखा था। यह बिसलदेव रासो किसके बारे में है, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में है। विग्रहराज चतुर्थ जो शासक थे अजमेर के चौहान वंश के। उसके बाद दूसरा है खुमान रासो। खुमान रासो पुस्तक है दलपत विजय की। खुमान रासो पुस्तक है दलपत विजय की। अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन की पुस्तक है। शिवदास लिखा हुआ है, गार्डन में लिख देता हूं, ये शिवदास गार्डन की पुस्तक है अचलदास खिंचीरी वचनिका। हमीर रासो ये जोधराज या कई जगह नाम आता है सारंगधर, जोधराज या सारंगधर की पुस्तक है हमीर रासो। तो इस प्रकार ये किताबें हैं, आपको ध्यान रखनी है। सुमेलित करना का एक प्रश्न कन्फर्म आएगा, चाहे किताबों का आए और चाहे और कोई आएगा पक्का। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, मैच कौन सा कर रहा है। तो एक के नीचे डी, तो एक के नीचे डी आ रहा है, फिर दो के नीचे ए, यहाँ ए आ रहा है, तीन के नीचे बी, बी यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और चार के नीचे सी। तो आपका ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो गया। किताबों के बारे में थोड़ा जरूर ध्यान रख लेना आप। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। 4 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। देखो 4 नाम दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। तो अगर ये पूछते तो चारों हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा गया कि निम्न में से कौन सी महिला ने राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ तो ये पूछा है कि इनमें सर्वाधिक बार या सर्वाधिक समय तक इनमें से किसने जो है वो राज्यसभा में राजस्थान का नेतृत्व किया है। यदि मैं बात करूं राजस्थान से, अब तक राजस्थान से 8 महिलाएं 11 बार
राज्यसभा के लिए चुनी जा चुकी है। 8 महिलाएं चुनी गई है, 11 बार ये महिलाएं चुनी गई है। इनमें शारदा भार्गव सबसे पहले और सर्वाधिक समय तक चुनी गई थी। शारदा भार्गव 3 बार के लिए जो है वो चुनी गई थी। तो शारदा भार्गव सर्वाधिक समय तक राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। ये जो उसी खान लिखा हुआ है, ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान में पद पर रहते हुए मरने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां की पत्नी का नाम है उसी खान। इसके अलावा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ये प्रसिद्ध लेखिका है, और शांति पहाड़िया ये जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी की पत्नी का नाम है। यदि इनकी अपन बात करें तो इनमें सर्वाधिक समय तक शारदा भार्गव ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। आपको यह और बताता चलूं, राजस्थान से राज्यसभा हेतु 10 सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में राजस्थान से एक भी महिला राज्यसभा सांसद नहीं है। यह ध्यान रखना, वर्तमान में कितनी राज्यसभा की महिला सांसद है? राजस्थान से 10 चुने जाते हैं, 10 में से एक भी महिला वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा की सांसद नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? देखो, बरड़ किसान आंदोलन मेवाड़ से है, बूंदी से है, अलवर से है या जयपुर से है? यदि मैं बरड़ किसान आंदोलन की बात करूं तो बरड़ किसान आंदोलन बूंदी राज्य से संबंधित है। अब बरड़ का मतलब क्या है? बूंदी के जिस क्षेत्र में आंदोलन हुआ उस क्षेत्र को बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो क्षेत्र के कारण इस आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन 2 फेज में हुआ था। पहली बार यह आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ और दूसरी बार यह आंदोलन 1926 ईस्वी में हुआ। जब 1926 ईस्वी में हुआ तो इसका नेतृत्व पंडित नयनूराम शर्मा ने किया। नयनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बरड़ किसान जो आंदोलन है वो बूंदी राज्य से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन है। 1922 में फर्स्ट फेज और 1926 में इसका सेकंड फेज हुआ। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है कि मेवाड़ में कोई आंदोलन नहीं हुआ। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन ही मेवाड़ में हुआ था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन कहां हुआ? मेवाड़ में हुआ। इसके अलावा बेंगू किसान आंदोलन कहां हुआ? मेवाड़ में हुआ। अलवर में तो अलवर किसान आंदोलन हुआ ही था। उसके अलावा यहाँ नीमूचना हत्याकांड भी हुआ था। जयपुर में राव राजा कल्याण सिंह के विरुद्ध सिक्कर किसान आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार अगर अपन बात करें तो राजस्थान में किसान आंदोलनों का एक लंबा दौर रहा है। उनमें बरड़ आंदोलन किसको कहा जाता है? बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? बात करते हैं छठे प्रश्न की कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो है वो योजना का उद्घाटन कब किया गया। अगर मैं बाल गोपाल योजना की बात करूं तो करंट का प्रश्न है और अभी तक किसी परीक्षा में पूछा भी नहीं गया है, स्कूलों से जुड़ा हुआ है तो पूछा जा सकता है। बाल गोपाल योजना का उद्घाटन किया 29 नवंबर 2022 को। अब योजना है क्या? इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को रोजाना जो है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। ये 2 दिन कौन कौन से थे? जब इस योजना का उद्घाटन किया गया था तो मंगलवार और शुक्रवार का दिन तय किया गया था कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन जो है वो बच्चों को 2 दिन दूध दिया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया और 2 दिन को मंगलवार को हटाकर बुधवार कर दिया। अब वर्तमान में बुधवार और शुक्रवार को दूध दिया जाता है। बुधवार व शुक्रवार को बच्चों को दूध दिया जाता है। ये सूखा दूध होता है जिसको तैयार करना पड़ता है। सरस डेयरी जो है ये दूध उपलब्ध करवाती है। हर बुधवार और शुक्रवार को ये दूध प्रदान किया जाएगा। हाल ही में जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है उस बजट में 2 दिन को बढ़ाकर 6 दिन कर दिया है। अब अप्रैल से जब बजट लागू होगा उसके बाद बच्चों को रोजाना डेली जो है वो दूध प्रदान किया जाएगा। तो ये बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को घोषित की गई और इसके अनुसार बच्चों को 2 दिन सप्ताह में दूध दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान जो बजट प्रस्तुत हुआ है जो 2023-24 के लिए जो बजट आया है उस बजट में जो है वो इस
समावधि को 2 दिन से बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया, यानी सप्ताह के हर दिन बच्चों को, विद्यार्थियों को दूध प्रदान किया जाएगा। लेकिन कक्षा ध्यान रखना 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दूध की व्यवस्था है। आगे चलते हैं। मुगलों से लगातार संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या महाराजा अजीत सिंह? यदि मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो मुगलों के साथ हमेशा संघर्षशील रहने वाले व्यक्तित्व का नाम है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जब तक शासक रहे लगातार इन्होंने अकबर का विरोध किया और इन्होंने मुगलों के विरुद्ध जो क्या कहते हैं लड़ाई है उसे जारी रखा। इन्होंने जो है वो छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगलों को बहुत सारी हानि पहुंचाई। राव चंद्रसेन 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इन्होंने लगातार अकबर के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इसीलिए तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें न केवल मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है बल्कि इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। एक इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जितना मान और सम्मान महाराणा प्रताप को मिला उतना मान सम्मान राव चंद्रसेन को नहीं मिला। इस कारण इन्हें बुल्ला बिसरा राजा भी कहा जाता है। बुल्ला बिसरा राजा भी इन्हें कहा जाता है। ये जब तक शासक रहे, जब तक जिंदा रहे, इन्होंने लगातार जो है वो मुगलों से संघर्ष जारी रखा। राव मालदेव इनके पिता का नाम था। राव मालदेव ने जो है वो गिरी सोमेल या जैतारण का युद्ध लड़ा था, मैंने आपको बताया भी था, जिसमें शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था। जसवंत सिंह भी मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने जो है वो शाहजहां के साथ काम किया था और शाहजहां ने इसे 7000 का मनसब भी प्रदान किया था और शाहजहां ने इनको जो है वो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने भेजा था। औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ा, लेकिन ये हार गए थे। उसके अलावा महाराजा अजीत सिंह की बात करें तो अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे। जब ये मरे थे जसवंत सिंह, तब ये पैदा भी नहीं हुए थे और जसवंत सिंह ने बाद में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फुरुखसियार से इन्होंने संधि कर ली थी। कहने का मतलब ऐसा, अगर मालदेव को छोड़ दें तो चंद्रसेन के मालदेव के समय तो कोई मुगल इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। चंद्रसेन की बात करें तो उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद इन चंद्रसेन का बड़ा भाई था मोटा राजा उदय सिंह, वो पहला मारवाड़ का शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद लगातार मुगल जो है वो अंग्रेजों से जोधपुर के शासकों ने मुगलों के साथ जो है वो हमेशा अच्छे संबंध कायम कर रखे थे। चलते हैं अगले बात में। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन थे? ये एक किताब का नाम है प्राचीन लिपिमाला और इसके लेखक कौन थे? अगर इसकी अपन लेखन की बात करें तो वो गौरी शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा की पुस्तक का नाम है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा को राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 1914 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। राय बहादुर की उपाधि दी गई। इसके अलावा बात करें तो श्यामल दास, इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? बिल्कुल आपने सही पहचाना, इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। वीर विनोद। अब आपसे एक प्रश्न है कि किस शासक ने वीर विनोद पर प्रतिबंध लगा दिया था? मेवाड़ के कौन से शासक ने वीर विनोद पर प्रतिबंध लगाया था? यदि मैं उस शासक की बात करूं तो उस शासक का नाम है राणा फतेह सिंह। राणा फतेह सिंह ने वीर विनोद पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा दयालदास की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दयालदास श्री ख्यात। इसमें बीकानेर के राठौड़ शासकों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक जो ख्यातें हैं उनमें अलग अलग शासकों के वंशों का वर्णन है, तो बीकानेर के राठौड़ों का जो वर्णन है वो दयालदास की
ख्यात में है। जैसे मूणौत की नैणसी की ख्यात में जो है वो नैणसीरी ख्यात के नाम से है, जिसमें जो है वो जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन है। इसी प्रकार मुंडियार के ख्यात का विषय भी जोधपुर के राठौड़ है, लेकिन दयालदास की ख्यात का जो विषय है वो बीकानेर के राठौड़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन सा काम नहीं करता है? पहला, मानवाधिकार उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना। बिल्कुल, मानवाधिकार का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो जो है वो मानवाधिकार आयोग उसकी जांच कर सकता है, उन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। दूसरा, किसी जेल को देखना, यानी वो कभी भी जाकर किसी जेल का मुआयना कर सकते हैं कि भाई जेल में जो दशाएं हैं वो तो सही है ना, किसी प्रकार का कोई बुरा बर्ताव तो जो है वो क्या बोलते हैं अपराधियों के साथ नहीं हो रहा है, जिनको सजा याफ्ता मुजरिम है। मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, यह भी सही है, वो मानव अधिकार से संबंधित जो सुरक्षा है उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं। अगला है, मानव अधिकारों के उल्लंघन वालों को सजा देना। ये सजा देने का काम उनका नहीं होता है, ये काम न्यायालय के होता है। वो अपनी जो भी जांच रिपोर्ट होते हैं वो राज्य सरकार को सौंप देती है, आगे का निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और सजा देने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो न्यायालय की होती है। न्यायालय ही सजा दे सकता है। मानव अधिकार आयोग एक न्यायिक बॉडी नहीं है, उसे सजा सुनाने का कोई अधिकार नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। सजा देने का अधिकार न्यायालय को है, उनको नहीं है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। निम्न में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? घग्गर। घग्गर नदी एक अंतःप्रवाही नदी है। ये हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। टिब्बी से राजस्थान हरियाणा में हनुमानगढ़ में है टिब्बी, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद ये गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है और बटनेर दुर्ग के आसपास रेत के टिल्लों में विलीन हो जाती है। तो ये तो एक अंतःप्रवाही नदी हो गई। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि अंतःप्रवाही नदी होती क्या है। देखो, वो नदी जिसका जल राजस्थान से बाहर नहीं जाता, उसका जल कहीं कोई झील में या कोई दोहरा में कटी खत्म हो जा भिन्न है, वह अंतःप्रवाही नदी कब है। तो अंकी में बात करा तो कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी है? नहीं है। सॉरी, आप पूछिए तो घग्गर तो अंतःप्रवाही है, क्योंकि खट्टे खट्टी कोई दोहरिया में विलीन हो जाए। दूसरी कोई भी नदी में आपको जड़ मिलावा को नहीं, पानी समुद्र ताई जावा ही को नहीं। आई मेंढा आबी जगह है वह आगे सांबर झील में मिले, और इको भी कोई जगह है वह खटे दूसरी जगह जावे को नहीं। भी बात करा खंडेला आई इसी नदी है। अमू है तो अमू बात करा तो वाक्कल नदी मानसी वाक्कल नदी के नाम से भी जानो जावे। आ नदी एक अभ्यारण्य में गुजरे, फुलवारी की नाल। कौन सा अभ्यारण्य में गुजरे? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मुआ गुजरे, और बाद में आगे जाके है जगी साबरमती नदी में मिल जाए, और साबरमती आगे नदी जाके जगी है वह अरब सागर में मिले। तो इस प्रकार निम्न में से कौन सी नदी है जो अंतःप्रवाही नहीं है? तो वाक्कल नदी है, क्योंकि को पानी है जो राजस्थान में 12,000, फिर आगे वो वहां मजार मिल जाए, अरब सागर मजार मिल जाए। तो है राजस्थान की अमू एक इसी नदी जो अंतःप्रवाही को नहीं। तो घग्गर तो अंतःप्रवाहियों में सबसे लंबी नदी और ध्यान रखिया, राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। चल आगे। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीलाल जोशी ख्याल संबंधित है, फट चित्रण संबंधित है, रम्मत संबंधित है, या नौटंकी संबंधित है? जब बात करा श्रीलाल जोशी की तो श्रीलाल जोशी का संबंध है फट चित्रण से। फट चित्रण से इनके घर की एक महिला और संबंधित है, श्रीमती पार्वती जोशी। पार्वती जोशी भी पूछ के पार्वती जोशी का संबंध किससे है? पार्वती जोशी का संबंध भी फट चित्रण से है, और ये पहली महिला फट चितेरी है जिनका नाम है पार्वती जोशी। अब फट क्या होती है? देखो, ओरिजिनल शब्द है पढ़, पढ़ने से बना है। पढ़ जो है वो बाद में अपभ्रंशित होता वो फट हो गयो। आपने तो आदत है आपा शब्द ने चेंज कर देवा 2 मिनट वहां जे बढ़िया लागे जीभ गुआंटो भी आपा शब्द ने भेड़ो कर बोलने लाग जावा। जना पढ़ तो थोड़ा जीभ लाग तो फड़ आपने एकदम जचड़ो है आपा फड़ कर दियो। मोटा मोटी बात करा तो सैनो ज्यादा लोकप्रिय जी की फड़ है वह पाबू जी की फड़ है। पाबू जी की फड़,
बाबूजी की फड़ सैनो लोकप्रिय फड़ है। और आ फड़ जकी है बाबूजी हरी फड़ आ भोपा बांचे और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के सागे वो देखियो लो थे। रावण हत्ता वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य यंत्र है जक्के के सहारे जकी है वह बाबूजी की फड़ भोपा द्वारा बांची जावे। एक अलावा बात करा तो सैनो लंबी फड़ जकी है वह देव नारायण जी की फड़ है। देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़ सैनो लंबी फड़ है और सैनो प्राचीन फड़ भी देव नारायण जी की है। और सबसे जकी है वह छोटी फड़ भी देव नारायण जी की छोटी खातर क्योंकि डाक टिकट पर भी आ चुकी है। देव नारायण जी की फड़ जकी है वह गुज्जर भोपा जगह है बंग द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के सागे गाई जाए। ठीक है। इसके अलावा बात करा तो एक रामलला कृष्ण लला की फड़ है। रामलला और कृष्ण लला की फड़ जबकि बिना वाद्य यंत्र की फड़ है। कोई भी वाद्य यंत्र को नहीं है वह बिना वाद्य यंत्र की फड़ है। एक है जबकि चौथी वह है भैंसासुर की फड़। अब भैंसासुर की फड़ को बात है कि भैंसासुर की फड़ ने तो गाई जर ने कोई वाद्य यंत्र हुआ है बिकी खाली पूजा ही हुआ है। क्यों कंजर जाति का लोग जो चोरी करने जावे नहीं जब वह भैंसासुर की फड़ की पूजा करे जय मान लो चोरी करने जाना पहली रोड़ो कर दे चोरी करने जावा तो जान खून दे बटे ही धसले वाई वास्ते भी फड़ की खाली पूजा हुआ बगाई जगह नहीं है। तो ध्यान रखा है फड़ के बारे में। और एक प्रश्न हो रहा है कि फड़ को ठंडी करना क्या होता है। ठंडी करने का मतलब जब फड़ कट फट जाती है तो उसे नदी में बहा दिया जाता है। बिना है जो फड़ ने ठंडी करनो कवे आ ध्यान रखा। तो फड़ के बारे में जितना भी आ एक पार्वती जोशी को नाम ध्यान रखा। आप फड़ चितेरी पहली श्रीलाल जोशी को मैं थाने बताई दियो। रमत ख्याल रंग बारे में थाने बहुत बार बता चुके हूं। तो आगे चलना 12वें प्रश्न में। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू में। चूरू जिला में ताल छापर अभ्यारण्य है। वो किस लिए प्रसिद्ध है। अगर आप बात करें ताल छापर अभ्यारण्य की तो ताल छापर अभ्यारण्य काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण माने काला हो गयो, मर्ग माने हिरण हो गयो, तो काले हिरणों के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान के चूरू जिला में वो स्थित है। काला हिरण काफी मात्रा में पाया जावे। इसके अलावा एक मोथिया घास भी हुआ जो बहुत ही ज्यादा का पौष्टिक घास हुआ है वह भी जो काफी फेमस है। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध काले हिरणों के लिए है ये जो नाम है इसका ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है। चूरू में हो जना मैं क्यों ले लिया। आगे चलो। किस पोर्टल के द्वारा राजकीय विद्यालयों में दान दिया जा सकता है। यानी कौन से पोर्टल के द्वारा आप राजकीय विद्यालयों को दान दे सकते हो। देखो राजकीय जगह विद्यालय है वह सबका विद्यालय है, वो सार्वजनिक विद्यालय है, सबके सहयोग से उनका संचालन होता है। तो सैन में बढ़ चढ़ के दान देना चाहिए। और कौन सा पोर्टल थे दान देश को तो मैं थाने बता दूं कि ये जो है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल थे जो है वो कोई भी राजकीय विद्यालय ने दान देश को कोई भी व्यक्ति राजकीय विद्यालयों को दान दे सकता है। अपनी श्रद्धा अनुसार कितना भी पैसा वो दान में दे सकता है। फिर इसमें एक और योजना है। राज्य सरकार क्या करती है कि उसमें जितना पैसा जमा होता है उसमें 60% पैसा और मिला देती है। यानी आपने अगर 40 रुपए दिए हैं तो 60 रुपए सरकार मिलाएगी और 100 रुपए करके जो है वो आपका नाम होगा और काम किया जाएगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय को ज्ञान संकल्प पोर्टल से दान देता है तो उसको 80C जो आयकर की धारा है उसमें छूट के माध्यम से छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी बिना छूट और मिलसी भी पर जो है वो इनकम टैक्स और कौन लागे। तो कोई भी व्यक्ति यदि दान देना चाहे तो ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से राजकीय विद्यालय ने दान दे सके। प्रश्न भी आज के कौन से पोर्टल राजकीय विद्यालय ने दान दे सके तो ज्ञान संकल्प पोर्टल दे सके। ठीक है। चला आगे। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है। पगड़ियों का प्रकार है, आभूषण का प्रकार है, भेड़ों की प्रजातियां है, ये खाद्य पदार्थ है। एक थान तुक्को बताऊं कि जितनी भी शाही लागेड़ी चीजें है वह सारी की सारी जसवंत शाही, भीम शाही, हमीर शाही, चुंडावत शाही, अटपटी शाही, अमर शाही, उदय शाही, शिव शाही ऐसे पगड़िया का प्रकार है। वो तो रटी लियो आपने लारा शाही लागेड़ो आज्या तो पगड़िया है कई बात के अलावा भी कोई अमर शाही की शाही लागेड़ी आज्या कोई चुंडावत शाही आ गई तो वह सारी की सारी पगड़िया ही है, पगड़िया का प्रकार है। इसके अलावा यदि बात करा तो एक पगड़ी मेरे हमेशा याद रहती रहे भी वो नाम है मदील। अब मदील कद पहरी जय मदील को ध्यान रखा। मदील एक पगड़ी को प्रकार है जो कि दशहरे के अवसर पर
परिजय। ठीक है, दशहरे के अवसर पर मदील नामक पगड़ी को पहना जाता है। तो ध्यान रखा पगड़ी का प्रकार है। चलो 15वां प्रश्न में, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और राणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनका क्या नाम है? यानी कौन सा हाथी जगह है वह भाग लियो। अब बार लेर ने एक प्रश्न आ गयो कि राणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। अब सैन्य ध्यान हो कि चेतक घोड़ो, लेकिन लोग जो का है वह बिन घोड़ो करिया या घोड़ो समुद्र चेतक करिया है, जबकि थन सैन्य ध्यान है कि चेतक एक घोड़ो कन्फर्म चेतक एक घोड़ो और वो राणा प्रताप को घोड़ो सैन्य बेरो, लेकिन फिर ही जल्दीबाजी में बटे किया है। मैं को नहीं, जल्दीबाजी हमेशा नुकसानदायक हो सकती है। तो प्रश्न न पढ़ लियोगा, घोड़ा पूछो है, हाथी पूछो है, हाथी पूछो है, तो हाथियां पाओ, हाथी कौन सा देखो इम चेतक दे दो तो चेतक तो हाथी हो कन्फर्म है। अब बात करा तो कौन सा लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ए हाथिया। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। राम प्रसाद जो है वो राणा प्रताप का हाथी को नाम हो और राम प्रसाद एक बहुत ही भयंकर हाथी हो। अकबर भी जगी है वह युद्ध कौशल दे के इतो प्रभावित हो, कभी न सागे ले गयो, अरे राम प्रसाद को नाम बदल के पीर प्रसाद कर दियो। तो अकबर भी राम प्रसाद नाम से काफी प्रभावित था कि वो तकड़ो है मिटो हाथी इन ले गया। इसके अलावा बात करा तो जके हाथी पर बैठ जो मान सिंह युद्ध लड़ियो भी हाथी को नाम हो मर्दाना। मान सिंह जगह हाथी पर बैठ युद्ध लड़ियो भी को नाम मर्दाना हो। तो हाथी जगह है वह युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, क्योंकि हाथिया ना आज्ञा कर देता। पहले तीर तलवार भालाओं ही लड़ाइयां लगभग लड़ी थी, तो हाथी को रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता और हाथी जगह है वह आगे खड़ा हो जाता भी वो जो जगह सैनिक है बाकी जान बच जाती। चलो 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा योजना कौन सी थी? राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि राजस्थान में तावड़ो घणो ही पड़े, आंधी घनी चले है। अब तो फागण चालू हो गया, जब पूरे दिन आंधड़ो चालतो रहे और फिर बाद में आंधी या पूरे साल ही चाल सी। अब तावड़ो पड़सी आंधिया चाल सी, तो आंधी चले तो पवन ऊर्जा बटे चौखी तरिया काम करे। राजस्थान में यदि आप बात करा तो एक बात को ध्यान रखा, राजस्थान में पवन नगरी किन कवे, जैसलमेर ने कवे, बटे भयंकर आंधी अड्डो चले, जब भी वजह बटे पवन चक्की स्थापित करनो सैनो बढ़िया रवे खटे जैसलमेर में। अब बात आई है कि पहली राजस्थान की पवन ऊर्जा कौन सी है? देखो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अमर सागर पवन ऊर्जा की परियोजना है राजस्थान में स्थापित होने रही पहली जगह है वह परियोजना है। और कद स्थापित हुई अगर इसकी आप बात करा तो 10 अप्रैल 1999 ने, कद 10 अप्रैल 1999 को राजस्थान के जैसलमेर में पवन सागर पवन ऊर्जा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना लागू हुई। इसके अलावा एक नाम था दिख रही हो लो, बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना। बड़ा बाग सागर भी पंजाब जैसलमेर में ही है, और इसकी स्थापना की है वह 2001 में हुई, 2001 में। और राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली जगह पवन ऊर्जा परियोजना है वह है बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना। तो पहली परियोजना पूछे तो अमर सागर पवन परियोजना है, और निजी क्षेत्र की पहली पूछे तो बड़ा बाग है, दोनों इकट्ठे है जैसलमेर में। चलो आगे, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? देखो जाखम परियोजना के तहत जाखम नदी पर बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर बांध बनाया गया है, जो 81 मीटर ऊंचा है और चिणवाई की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान को सैनो ऊंचो बांध जाखम बांध है, और वो है खटे वो प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में वो बांध बनेडो है जाखम नदी पर। ठीक है, अब प्रश्न है कि कौन सा जिला ने यूं सिंचाई सुविधा प्राप्त हुए? तो देखो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन्हीं दो जिलों से टूटकर प्रतापगढ़ बना है, और इन्हीं जिलों को इस जाखम परियोजना से जो है वो लाभ होता है, पानी मिलता है। तो किससे मिलता है? जाखम बांध से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को जो है वो पानी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, जो जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, और है खटे प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर है? जाखमी नदी पर वो बांध
बनेडो है, कितो मीटर ऊंचो है, 81 मीटर ऊंचो है। आदिवासियों की मेन रूप से यह परियोजना है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग आदिवासी जगह है, वन पानी की आवक बढ़ाने खातिर योजना को निर्माण करेडो है। चलो 18वां, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो अमु कौन सो सही सुमेलित को नहीं, ओ भूमट अठ है, वो यहाँ गलत ला गया, भूमट यहाँ पूरा है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, इन वागड़ कवे आवाज सही है। मेवात कवे अलवर भरतपुर ने, वो भी सही है। हाड़ौती थान ध्यान है किन कवे, हाड़ौती कोटा बूंदी और झालावाड़ न कवे। भूमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ ने तो बिल्कुल ही कौन कहे। भूमट क्षेत्र कौन सो है? देखो भूमट जो क्षेत्र है, भूमट जो क्षेत्र है वो है उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही को जो क्षेत्र है भिन्न के नाम जाने भूमट नाम जानी जाए। तो वो तो राजस्थान में भूमट नाम जो क्षेत्र है वो है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। तो वो गलत हो गयो। एक मायने जो है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दे रखे है। राजस्थान का बहुत सारा प्रदेश है जगह ने अलग अलग नाम जानी जाए थे, देख जरूर लिया। जहाँ बाकर है तो किन कवे, गोगुंदा को पठार खटेर ब फलाना ब पठार सारा बोराटकार ब याद कर लिया। लासड़िया को और बामू प्रश्न जरूर पूछे, और आगे आगे आना रहा मॉक टेस्ट में बामू भी प्रश्न ले आप जरूर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्र शैली चौरापंथ सिक्का शैली से मिलती जुलती है? देखिए चौरापंथ सिक्का शैली है प्राचीन भारत की 15वीं 16वीं शताब्दी की, मध्यकालीन भारत की 15वीं 16वीं शताब्दी की चित्र शैली है। इनमें सटीक लंबी लाइनर बी टाइप को कोई चित्रकारी होती। यूं संबंधित जगह राजस्थान में चित्र शैली है वह है मेवाड़ शैली। राजस्थान की पहली जो चित्र शैली है वह मेवाड़ शैली है। आई जगह है यूं चौरापंथ सिक्का शैली मिलती जुलती है, काफी बेहतरीन राजस्थान की चित्र शैली है। और इनको पहलो चित्र तो था बयान ही होलो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो ग्रंथ है, उसका चित्रण कमल चंद्र द्वारा किया गया था, जो मेवाड़ शैली का पहला चित्र माना जाता है। बाकी के बारे में तो मैं थाने बहुत बता चुके हो, वास्ते आज की कौन बताऊंगा के बारे में, सीधो चालू 20वां प्रश्न में। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? देखो फरजंद को मतलब हुआ है, वो एक फारसी भाषा को शब्द है, इसको हिंदी अनुवाद हुआ है लायक बेटा, यानी अपने बेटे का जो उपाधि है वो अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? यदि मैं बात करूं अकबर की, तो अकबर ने ये उपाधि प्रदान की थी आमेर के राजा मान सिंह को। तो मान सिंह को ये उपाधि दी गई थी। आमेर का राजा मान सिंह बहुत जबरदस्त जो है वो अकबर का सहयोगी था। अकबर इसे बहुत छोटी आयु में अपने साथ लेकर चला गया था। ये 1550 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 1562 ईस्वी में भारमल जो है वो अकबर के साथ संधि कर लेता है और आपकी बेटी का विवाह जो है वो अकबर के सागे कर देवे और दहेज में मान सिंह मांगे सागे उड़ जावे। 1550 लेर 1605 ताई जब ताई अकबर की मौत को नहीं हुई बड़ ताई हमेशा जो है वो मान सिंह उसके साथ रहा, यानी लगभग 55 वर्षों का साथ मान सिंह और अकबर का रहा था। और अकबर के मरने के बहुत थोड़े दिनों बाद में ही है जो मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। जितनी व्यवस्था मान सिंह की अकबर के साथ बनती थी वैसी जहांगीर के साथ कभी नहीं बन पाई। तो मान सिंह अकबर का बहुत ही खासम खास आदमी था, उसे 7000 का मनसब दिया गया था। साथ ही साथ वो अकबर के महत्वपूर्ण सिपह सालारों में से था। उसने काबुल, बंगाल, बिहार आदि जगह जो है वो दीवानी भी प्राप्त की थी। तो मान सिंह खासम खास हो अकबर को। चलो आगे 21वां प्रश्न। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? राजस्थान में वन्य जीव को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2-3 परीक्षा में आयोडो प्रश्न है। इन राजस्थान लागू करियो 1 सितंबर 1973 ने। हालांकि वो अधिनियम बन्यो तो 1972 में हो, लेकिन लागू 1 सितंबर 1973 ने हुयो। तो राजस्थान वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कद लागू हुयो? 1973 में। 1 सितंबर 1973 में वो अधिनियम लागू हुयो। चलो आगे 1927 ईस्वी में मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया?
फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मदन सिंह के नेतृत्व में, कुंवर मदन सिंह है वैसे इनका पूरा नाम, कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में राजस्थान की कौन सी रियासत में यह आंदोलन हुआ था। ये जो आंदोलन है वो करौली रियासत में हुआ था। कौन सी रियासत में हुआ था? करौली रियासत में यह किसान आंदोलन हुआ था। राज परिवार से संबंधित था मदन सिंह जी, और जब इन्होंने किसानों की दुर्दशा देखी तो अपने ही परिवार के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन कर दिया था। तो मदन सिंह के नेतृत्व में जो है वो करौली में जो है वो किसान आंदोलन हुआ था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगे चलते हैं। राजस्थान में जामरकोटड़ा की खदानें कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जामरकोटड़ा जो है में कौन सो खनिज ज्यादा निकले। यदि आप राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में जामरकोटड़ा की जो खनिजा है वह प्रसिद्ध है क्या खातर? रोक फास्फेट खातर। भैया जामरकोटड़ा उदयपुर में है, उदयपुर में रोक फास्फेट निकले, और रोक फास्फेट धोलो धोलो पत्थर हुआ है जो लगभग भी जिप्सम जिसो हुआ है। इसके अलावा बिरमानिया इनमें है जैसलमेर में, वो भी रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। बिरमानिया जैसलमेर और जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा बिरमानिया में हुआ है खाली हो रोक फास्फेट, काफी महत्वपूर्ण जो है वो खनिज है जो राजस्थान में वो निकले। तो वो जामरकोटड़ा जो है वो खटे है उदयपुर में, कौन सो खनिज निकाले? रोक फास्फेट खनिज के लिए वो प्रसिद्ध है। निश्चित तौर कई बार वो परीक्षा में आइडो है। इसके अलावा अबरक दे रखी, अबरक भीलवाड़ा में ज्यादा हुआ है। ईंटों का उद्योग भी भीलवाड़ा में अबरक ईंटा का उद्योग बना हुआ है, क्योंकि अबरक जो हुआ है वो विद्युत को कुचालक हुआ है और उच्च परा विद्युत यानी विद्युत सहन करने की क्षमता बहुत हुई में, ये वास्ते वो बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में काम आना रो खनिज है जो भीलवाड़ा में हुआ है। इसके अलावा यह बात करा तो जस्तो जिंक जो है वो भी राजस्थान में हुआ है, जिसका अयस्क जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। चूना पत्थर भी काफी मात्रा में उत्पादित होता ही है। निम्न में से कौन सी व्यवस्था का अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निर्वाचित होता है? यानी कौन सो ईशो अमु समिति है जबकि को अध्यक्ष जो है वो सीधो चुनी जाए कि के द्वारा, जनता द्वारा। तो देखो नगर निगम इको अध्यक्ष हुआ है मेयर, मेयर हुआ है, लेकिन मेयर को जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष हुआ है। नगर निगम का जगह पार्षद हुआ है वह जाके अरबी को चयन करे तो अप्रत्यक्ष हुआ है। पंचायत समिति को मुखिया हुआ है प्रधान, और प्रधान को जो चुनाव है वो ही अप्रत्यक्ष हुआ है। और वो चुनाव भी कौन करे? वो चुनाव भी करे कौन है? वो चुनाव भी चुनेड़ा सदस्य ही करे, जगह बीडीसी मेंबर हुआ है, पंचायत समिति का सदस्य है, वही प्रधान को चुनाव करे। जिला परिषद को प्रमुख हुआ है जिला प्रमुख, और जिला प्रमुख जो हुआ है को चुनाव भी डीडीसी मेंबर करे यानी जिला परिषद का सदस्य ही करे। जबकि ग्राम पंचायत को मुखिया हुआ है सरपंच, और सरपंच में सीधो वोट लागे, अरबी को जो काम है वो सीधो जनता द्वारा ही चुनी जाए, ये वास्ते है सरपंच यानी ग्राम पंचायत ऐसी बॉडी है जिसका चुनाव डायरेक्ट मेथड से होता है। आगे चला 25वां प्रश्न में, निम्न में से कौन प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं था? हम कौन सो ईशो आदमी है जो प्रजामंडल आंदोलन को जुड़ेड़ो? यदि बात करा आप कांतिलाल चौथानी का, ये बूंदी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, बूंदी प्रजामंडल का। जमुनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल का। गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल का। गोविंद गुरु जो थे इनका प्रजामंडल आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। इस संप सभा का मुख्य जो काम था वो ये था कि लोगों को जो है वो आदिवासी थे उनको नशे की प्रवृत्ति से दूर करना और उनमें जन जागृति फैलाना इनका काम था। तो गोविंद गुरु ने जो है वो आदिवासियों में अलग जगाने को काम करियो और अठे एक आंदोलन चलायो जगह ने भगत आंदोलन का नाम जाना है। कई बार पूछ लेगा भगत आंदोलन कौन चलायो? भगत आंदोलन जो चलायो वो चलायो गोविंद गुरु। गोविंद गुरु जो थे इनका जन्म एक बंजारे परिवार में हुआ था। इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बडेसा था। तो आज के वीडियो में ये 15 प्रश्न थे। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताया, और सागे सागे वीडियो ने लाइक कर लिया, और जय पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया। तो अगर एक बात अगर थाना पीडीएफ चाहिए तो जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ, बट है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे। तो आज के वीडियो में इतो ही। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।